हेलो दोस्तों, आज टीवी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज है 31 जनवरी 2024 और कल से फरवरी का महीना शुरू हो जाएगा और 1 तारीख को हम उम्मीद करेंगे कि हमारी जो फाइनेंशियल मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, वो बजट पेश करेंगे जो केंद्र का बजट होता है, सेंटर का बजट होता है। उम्मीद के हिसाब से कल जो पार्लियामेंट में वो एक तरह से पेश करेंगी। तो इसमें एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशंस होंगी हम कोशिश करेंगे कि आपको इस चैनल के माध्यम से जैसे ही अपडेट्स आती हैं हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। पर उससे पहले आज हम आपके सामने कुछ और चीज़ें लेकर आ रहे बताते हैं कि बजट जैसा कि कल पेश होगा, और उससे पहले हमारे दिमाग में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि बीइंग अ फार्मर और एक किसान होने के नाते हम ज़्यादातर बजट पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि ये जो तबका है, ये जो सेक्टर है, ये थोड़ा सा कम पढ़ा लिखा माना जाता है। हालांकि हाल के कुछ सालों में किसान जो ये समुदाय है या फिर फार्मिंग जो सेक्टर है, ये काफ़ी ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज हुआ है और इंडस्ट्री से ये सेक्टर भी जुड़ा है और इसमें भी उम्मीदें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई हैं। पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल्स इस फील्ड में अभी आने लगे हैं, इसकी वजह से इस फील्ड में भी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा हो रही है। तो दोस्तों, कुछ चुनिंदा बातें ऐसी हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि फार्मर्स को भी किन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए कि बजट में उन्हें चीज़ें मिलती ही कि नहीं। जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर हमेशा ही हमारी इकोनॉमी में एक बड़ा फैक्टर रहा है, चाहे कोविड का टाइम रहा हो, चाहे फिर कोई भी रिसेशन या फिर जो मंदी का टाइम होता है, इस सेक्टर ने हमेशा ही ग्रोथ में पार्टिसिपेट किया है। देश की जो इकॉनमी है, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसे हमेशा ही बरकरार रखा है। एग्रीकल्चर सेक्टर ने हमेशा ही हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट किया है, सहारा दिया है। और सरकार ने भी किसानों के लिए हमेशा ही अपने बजट में, अगर हम पिछले कुछ सालों का बजट उठा के देखें, तो किसानों के लिए जो बजट एलोकेशन है, जो इसमें बजट में जो फंड एलोकेशन है, वो हमेशा धीरे धीरे फार्मर्स के लिए हमेशा बढ़ाया ही है। और फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम ज़रूरी समझते हैं कि इस बजट में इंक्लूड हों तो फार्मर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये साबित हो सकती है। दोस्तों, बीते कुछ सालों से एक स्कीम है जिसका नाम है पीएम किसान सम्मान निधि, जिसमें किसानों को 2,000 रुपये की एक किस्त, लगभग 6,000 रुपये की फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है। किस्तों के रूप में 2-2 हज़ार करके साल में 3 बार किसानों के खातों में डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाता है और इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिली है, किसानों को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिली है। और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार बजट में भी इस तरह की स्कीम्स को बढ़ावा मिलना चाहिए और किसानों की जो फाइनेंशियल ज़रूरतें हैं उन पे फोकस होना चाहिए और किसानों के लिए इस तरह की और भी स्कीम्स या फिर इस तरह की और नीतियाँ भविष्य में ज़रूर बनाई जानी चाहिए ताकि हमारा किसान फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हो सके। इसके अलावा दोस्तों, एक और सपोर्ट गवर्नमेंट देती है हमारे किसानों को, वो है केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। और हमने किसान क्रेडिट कार्ड पे अपने इस चैनल पे एक वीडियो बनाया है कि किसान क्रेडिट कार्ड एक्चुअल में होता क्या है। मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से जाकर आप किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरा समझ सकते हैं। बेसिकली इसमें किसान को जैसे हम जनरली क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, इस तरह की लगभग 5 से 7 लाख की एक लोन की फॉर्म में जो रिड्यूस्ड रेट पर लोन होता है, ये दिया जाता है और इससे किसान अपनी फार्मिंग में जो भी इनपुट्स इंक्लूड होते हैं उन्हें शामिल कर सकता है। हमारा एक सजेशन है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड की थीम पर, जैसे रुपए क्रेडिट कार्ड है, जिसे आप डायरेक्ट अपने यूपीआई से कनेक्ट कर सकते हैं और फिर उससे आप दुकानों पर परचेज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार कई दुकानों पर जो दुकान के ओनर होते हैं ये कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्रेडिट कार्ड्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और करते भी हैं तो उसके लिए यूजर से, कस्टमर से एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं। और ऐसी कंडीशन में जो रुपए क्रेडिट कार्ड है उसकी मदद से आप डायरेक्ट उसे अपने यूपीआई से कनेक्ट करके अपनी ज़रूरत की जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्ट खरीद सकते हैं। इस तरह के भी फाइनेंशियल इंक्लूजन्स बजट में होने हमारे हिसाब से चाहिए। दोस्तों, बीते कुछ सालों में क्लाइमेट का या फिर कहें कि वेदर का हमारी क्रॉप पे या किसान की फार्मिंग सिस्टम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। कई बार ओलों से और बेमौसमी बारिशों से किसान की पूरी फसल चौपट हो जाती है और ऐसे में हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की काफ़ी ज़्यादा गुंजाइश अभी भी है और ऐसी इम्प्रूव्ड वैरायटियाँ बननी चाहिए, किस्में बननी चाहिए जो मौसम की मार को भी सहन कर सकें। और हमारे फाइनेंशियल बजट, जो हमारा बजट है, इसमें भी इस तरह के प्रावधान हो या रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे काफ़ी ज़्यादा फंड एलोकेट होना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में, ताकि इस तरह की मौसम से मार से बचने वाली वैरायटीज़ बनाई जा सकें। और किसान को अगर क्लाइमेट का भी बैड इम्पैक्ट पड़ता है या फिर मौसम का बुरा प्रभाव अगर हमारी फसलों पे पड़ता है, तो ऐसे केस में भी हमारी फसलें और हमारी जो क्रॉप है उससे हम एक हद तक ठीक ठाक उत्पादन ले सकें। इस तरह की प्रावधान बजट में होने चाहिए। दोस्तों, बीते कुछ सालों से हॉर्टिकल्चर यानी कि बागवानी का क्षेत्र बढ़ा है और इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, एक तरह से एडवांसमेंट किसानों ने की है। लोग अभी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ काफ़ी ज़्यादा बढ़े हैं, पर अभी भी एक पॉइंट ऐसा है या एक सेक्शन ऐसा है, एक एरिया ऐसा है जिसे शिद्दत से टच किया जाना चाहिए, वो है दोस्तों फूड प्रोसेसिंग। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप टमाटर अपने खेत से उगाते हैं और सपोज करिए टमाटर के रेट मार्केट में बहुत ज़्यादा कम है, इससे आपकी जो कॉस्ट है या जो आपके इनपुट्स की कॉस्ट है वो निकल कर नहीं आती है।
तो ऐसी कंडीशन में आप टमाटर को मंडी में बेचें ना, बल्कि इसे आप प्रोसेस करें, आप इससे चटनी बनाएं, आप इससे टोमेटो सॉस बनाएं, सूप बनाएं और इस तरह से इसका फूड प्रोसेसिंग करके और वैल्यू एडिशन करके आप अपने प्रोडक्ट को, उत्पाद को मार्केट में जो रेट आपको रॉ क्रॉप का मिल रहा है उससे कई गुना ज़्यादा रेट्स में बेच सकते हैं और इससे किसान का जो इनकम है उसमें बढ़ोतरी होगी ही और उसकी जो क्रॉप है जिसे वो आमतौर पर सड़कों पर फेंक देता है, तो इस तरह के हालात शायद हमें देखने को ना मिलें। तो फूड प्रोसेसिंग पे भी हमारी गवर्नमेंट को बजट में इस तरह के प्रावधान देने चाहिए, जिससे किसान और ज़्यादा मजबूत होगा। दोस्तों, फार्मिंग सिर्फ ये नहीं है कि आपने बीज लगाया, खाद पानी दिया, फसल तैयार हुई और आपने उसे काट कर आप अलग हो गए। सिर्फ यही एग्रीकल्चर या फार्मिंग नहीं है। फार्मिंग होती है एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि आप जानवरों की पालें, जानवरों का पालन पोषण करें, जैसे बकरी है, गाय है, ऊँट है और भेड़ है। इस तरह से आप इनको, भैंस हैं, इनका भी पालन कर सकते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कर सकते हैं। एपेरी यानी कि आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। फिशरी यानी कि आप मछलियों का पालन कर सकते हैं। ये भी इनकम के अच्छे खासे सोर्स होते हैं जिनको आमतौर पर किसान अडॉप्ट नहीं करता है, कुछ हिस्सों में ही अडॉप्ट किया जाता है। तो दोस्तों, बजट में अगर इसके भी प्रावधान होंगे या इस सेक्टर पे भी ध्यान दिया जाएगा तो किसान न सिर्फ फसलों पे डिपेंड रहेगा बल्कि बाकी चीज़ों पर भी फोकस कर पाएगा। इसके अलावा दोस्तों, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन एक और बड़ा फैक्टर है जो हमें लगता है कि इस पे भी बजट में कुछ ना कुछ फोकस होना चाहिए। टेक्नोलॉजी अडॉप्शन से हमारा मतलब है कि जैसे कि हाल के दिनों में ड्रोन्स एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा ये कॉन्सेप्ट बढ़ा है। स्प्रे या फिर चाहे इंसेक्टिसाइड्स का स्प्रे हो, फंजीसाइड्स का स्प्रे हो या न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे हो, ड्रोन्स की मदद से आप आसानी से खड़ी फसल में भी, यानी कि आप बड़ी फसल, जब आपकी फसल की हाइट ज़्यादा हो तब भी आप ड्रोन्स की मदद से बड़ी आसानी से स्प्रे कर सकते हैं, कोई भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ड्रोन्स जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर में बढ़े हैं, तो इस तरह की और भी टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन होना चाहिए। फार्मर्स को इस तरफ मोटिवेट किया जाना चाहिए। सब्सिडीज़ इन प्रोडक्ट्स पे होनी चाहिए क्योंकि ये जो इनपुट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। जैसे कि ड्रोन्स की कीमत मेरे ख्याल में लाखों में होगी और किसान ड्रोन्स जहाँ अपनी नॉर्मल स्प्रे पम्प से स्प्रे करता है, अगर ड्रोन्स को अपने आजमाएगा, खेतों में अडॉप्ट करेगा, तो उसकी जो इनपुट इनिशियल कॉस्ट होगी, अगर इस पर सरकार ध्यान दे, इसे सब्सिडी की फॉर्म में लेके आए, और ऐसा चल भी रहा है पर इसे और ज़्यादा मोटिवेट किया जाए ताकि किसान इस तरफ आएँ और उनकी जो फार्मिंग ये जो एक्सपीरियंस है या फिर सिस्टम है और ज़्यादा बेहतर बन सके। इसके अलावा दोस्तों, हमारी हेल्थ काफ़ी बड़ा इशू है और इसको मद्देनज़र रखते हुए बीते कुछ सालों से ऑर्गेनिक फार्मिंग का कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा डेवलप हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स की काफ़ी ज़्यादा डिमांड बढ़ी है और हाल में एक और कॉन्सेप्ट आगे आया है जिसे नेचुरल फार्मिंग कहते हैं और ये ऑर्गेनिक फार्मिंग से भी एक स्टेप आगे का है। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम केमिकल्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं पर न्यूट्रिएंट्स को हम बाकी सोर्सेज से, चाहे वो बायो सोर्सेज हो, एनिमल सोर्सेज हो, से पूरा करने की कोशिश करते हैं। पर नेचुरल फार्मिंग एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहाँ पर हमें कोई भी बाहर से एक तरह से इंटरवीन नहीं करना है, हमें कोई भी बाहर से दखल नहीं देनी है। खेती कुदरती तरीके से जैसे हो रही है उसे बिना छेड़े ऐसे ही किया जाए, तो उसमें ना ही आप टिलेज करेंगे और इस तरह के कल्चरल प्रैक्टिसेस भी नहीं करेंगे, फिजिकल ऑपरेशंस भी नहीं करेंगे, केमिकल की बात तो दूर है, और उससे आप नेचुरल तरीके से अगर फसल उगाते हैं, खेती करते हैं, तो ये दोस्तों नेचुरल फार्मिंग में आता है, जो ऑर्गेनिक से भी एक कदम आगे है या इसका एडवांस वर्जन है। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हैं मोटी मोटी जो हम बजट से उम्मीद करेंगे कि इनमें से कुछ पॉइंट्स को अगर टच किया जाता है तो इससे किसानों की जो इनकम है या फिर जो उनका फार्मिंग सिस्टम है काफ़ी ज़्यादा अच्छे से बूस्ट हो सकता है। तो अभी के लिए दोस्तों मुझे आप इजाज़त दें, मैं फिर आपसे मिलूंगा एक और ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। धन्यवाद।